नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लेकर आते हैं ताकि सिखा सके आपको निवेश के गुर। तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हुए। अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने पर भी हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप ईमेल, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक, ट्विटर के थ्रू जुड़ सकते हैं योर मनी के साथ। कर लीजिए तरीका नोट इस शो में पार्टिसिपेट करने का। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com ये हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है। आप लाइव वॉच भी कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आज आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमारे साथ मिस्टर विरल भट्ट मौजूद हैं, जो आपके सभी सवालों पर अपनी राय देंगे। ये फाउंडर हैं मनी मंत्रा के। विरल नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछ लेते हैं। आपको ध्यान भी होगा काफ़ी सारे सवाल जब हमें आते हैं, काफ़ी बार कुछ सीनियर सिटीजन्स के भी आते हैं, कुछ यंग इन्वेस्टर्स के भी आते हैं, जिनका एक क्वेश्चन होता है कि हमारे पास लमसम पैसा है, हम इसको किस फंड में डालें कि हमें रेगुलर इनकम होती रहे। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो SIP तो के अलावा भी म्यूचुअल फंड्स को एज अ सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम भी देखते हैं। तो उनके लिए बताइए किस तरीके से म्यूचुअल फंड से रेगुलर इनकम इन्वेस्टर्स पा सकते हैं। नमस्कार दीपाली जी, शुक्रिया आपने शो पे बुलाया। डेफिनेटली ये एक म्यूचुअल फंड अगर हम देखें तो काफ़ी एक अच्छा ज़रिया हो सकता है जब हम रेगुलर इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। और अगर हम जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो दो तरीके हैं जो वो दो तरीके से आप सिस्टमेटिक विड्रॉवल या तो आप एक रेगुलर इनकम आप ले सकते हैं। पहला है डिविडेंड ऑप्शन होते हैं म्यूचुअल फंड में। एक जब भी आप निवेश करते हैं तो एक ग्रोथ ऑप्शन होता है और एक होता है डिविडेंड। अभी डिविडेंड ये अगर हम बात करें तो ये अप्रैल 1, 2021 से उसका जो नाम है वो चेंज हो चुका है। डिविडेंड का नाम जो हो चुका है वो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल ऑप्शन। पहले उसको डिविडेंड कहा जाता था, बट अभी उसका नाम हो चुका है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल ऑप्शन। ये अप्रैल 1 से 2021 से इसका जो नाम है, जो डिविडेंड ऑप्शन कहा जाता था, उसको अभी नाम चेंज हो चुका है क्योंकि उसमें बहुत ही पहले मिसकंसेप्शन हुआ करते थे। मैं कुछ एक मिसकंसेप्शन यहाँ पे थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली म्यूचुअल फंड से रेगुलर इनकम आ सकती है। डिविडेंड की बात की हमने, वैसे ही एक सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल आप डिफाइन कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से। बट जब हम डिविडेंड की बात करते हैं तो कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं। एक तो ये होता है कि जो स्टॉक्स में जब कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हम निवेश करते हैं और अगर मान लीजिए हमने डिविडेंड ऑप्शन लिया तो हमको जो वो स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर करता है उसका डायरेक्टली बेनिफिट म्यूचुअल फंड में होता है। वो ऐसा नहीं होता है। जब भी डिविडेंड आता है, डिविडेंड पे किया जाता है तो डेफिनेटली वो डिविडेंड स्टॉक्स में से भी आ सकता है, इनडायरेक्टली स्टॉक से भी वो डिविडेंड की जो इनकम आती है, डिविडेंड जो जब भी डिक्लेयर करते हैं उससे वो स्टॉक से भी वो आया हुआ रहता है। और वो कुछ जो वो फंड की एप्रिसिएशन हुई रहती है या स्टॉक्स की एप्रिसिएशन हुई रहती है उसके बेसिस पे भी वो डिविडेंड आता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि जो स्टॉक्स में डिविडेंड डिक्लेयर किया वही डायरेक्टली एज ए डिविडेंड आता है, वो गलत है। फिर जब जो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं वो कोई एक एक्स्ट्रा इनकम आता है, यानी मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन तो होता ही है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा जो मुझे मिलता है वो डिविडेंड होता है। वैसा नहीं है। डिविडेंड जो मिलता है वो डेफिनेटली एक रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिटर्न्स आते हैं, जो एप्रिसिएशन होता है वो ही एक डिविडेंड का पार्ट होता है। वो उसमें एक आपका कैपिटल भी जुड़ा हुआ रहता है, यानी कैपिटल का भी एक पार्ट होता है और एक एप्रिसिएशन का भी पार्ट वो डिविडेंड के अंदर होता है। फिर एक रेगुलरली डिविडेंड आता है, एक ऐसा मिसकंसेप्शन होता है। तो जब डिविडेंड की बात करते हैं, जब भी रेगुलर इनकम की बात करते हैं तो ऐसा कोई लिखकर कभी भी नहीं आता है म्यूचुअल फंड में कि आपको रेगुलर एवरी मंथ डिविडेंड आएगा ही, क्वार्टरली डिविडेंड आएगा ही। वो डिपेंड करता है उसके एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो स्टॉक्स जो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो
मेरी बात सिर्फ यही थी यहाँ पे कहने की कि अगर हम रेगुलर इनकम के बारे में सोचते हैं, डेफिनेटली डिविडेंड के बारे में सोच सकते हैं, जिसका अभी नाम हो चुका है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल ऑप्शन। और या तो हम अगर डिविडेंड ऑप्शन में नहीं जाते और रेगुलर ऑप्शन में जाते हैं, तो रेगुलर ऑप्शन में कुछ सालों बाद हम SWP कर सकते हैं, जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। आप एक परसेंटेज दे सकते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया है वहां पे एक आप परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे 8% से या 10% से मुझे सिस्टमेटिक विड्रॉवल मेरे अकाउंट में, रेगुलर इनकम मेरे अकाउंट में आनी चाहिए। वो चाहे मंथली हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है या हाफ ईयरली भी हो सकती है। जैसे हम फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे कैसे इंटरेस्ट आता है, सिमिलर वे में SWP जैसे SIP निवेश का एक तरीका होता है, वैसे रेगुलर का इनकम लेने का एक तरीका SWP आप कह सकते हैं। SWP में सिर्फ यही ध्यान रखने की जरूरत है दर्शकों को कि जब भी आप SWP करते हैं तो शुरू के कुछ वर्षों में SWP ना लगाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा ग्रो होने में टाइम लगता है, उसको एप्रिशिएट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो आइडियली अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से अगर आपको SWP करना है तो एटलीस्ट 5 या 7 साल का समय दीजिए अपने फंड को बढ़ने के लिए, और उसके बाद ही फिर आप SWP लगा सकते हैं। उसको सिलेक्ट कर कर आप रेगुलरली विड्रॉवल ले सकते हैं। और अनुमान ऐसा देखा गया है दीपाली जी कि SWP कौन से फंड्स में सही रहेगा। अगर हम हाइब्रिड कैटेगरी जो होती है म्यूचुअल फंड की, अगर उसमें से हम SWP करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी कम होती है। अगर उसको उसमें से SWP चाहिए तो हम 3 या 5 साल के आसपास पे से भी हम वो हाइब्रिड फंड्स में से SWP कर सकते हैं। ओके, तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई हैं, किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, कैसे आप रेगुलर इनकम पा सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन भेज सकते हैं ही। पहले कॉलर से बातचीत करते हैं। रोहिणी हमारे साथ मौजूद है। रोहिणी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्कार मैडम, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल ये है कि मैंने एक्सिस ABSL 96 में सिर्फ स्टार्ट करी थी। एक तो पुरानी है, दूसरी मैंने चेंज करी थी डायरेक्ट में। तो उसमें इन दोनों में रिटर्न मुझे 7.02 और 7.80 आ रहा है। तो मैं स्विच करूं किसी और फंड में। आई वांट टू बी इन द सेम रेजिम, ओल्ड रेजिम में रहना चाहती हूँ। तो मुझे 1.5 लाख रुपया तो बचाना है। तो अभी आपकी जो एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कहाँ पर हैं। एक्चुअली मेरी ABSL ग्रोथ डायरेक्ट है, जिसमें जा रही है 3000 की सिर्फ। एक मेरी है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, ये भी ये है टैक्स सेवर रेगुलर ग्रोथ है। एक कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी, ये मेरा एक डायरेक्ट वाला जो है कम दे रहा है। इसमें 19 इंस्टॉलमेंट आई है, 57,000 है। इसमें 0.24% है। बट जो मेरा रेगुलर था उसमें मेरा 14.34 आ रहा है। बाकी मेरे फंड्स जो है मिराए एसेट चल रहा है, उसमें 14.45 है। हाँ, ठीक है। तो इनका सवाल आपने सुना। विरल, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। रिटायर्ड बैंकर हैं, वेल्थ क्रिएशन इनका पर्पस है, और फिलहाल जो फंड्स है वो भी इन्होंने बताए। अब क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। रोहिणी जी को सलाह तो यही होगी कि पहले तो उनका पोर्टफोलियो वो थोड़े से अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि देखिए उन्होंने जितने भी फंड्स में निवेश किया है वो है सारे ELSS फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, जो होते हैं लॉक इन 3 साल के लिए। अभी रेगुलर और डायरेक्ट की जो उन्होंने बात की है यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज मुझे लगता है कि कुछ उनकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी। डायरेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, पर जो उनके फंड है तो स्पेशली जो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी वाला जो फंड है और आदित्य बिरला, ये दोनों जो फंड है ELSS के, वो फंड वहां से उनको ये निकलना चाहिए, क्योंकि कुछ पिछले सालों में उनकी परफॉर्मेंस में गिरावट आई है और जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो फंड में वो नहीं दिख रही है। तो अगर वो ELSS यानी टैक्स सेविंग को ही वो प्राथमिकता दे रहे हैं अभी अपने पोर्टफोलियो में, तो एक कॉन्ट का टैक्स सेवर फंड और
PPFS पारंपरिक का टैक्स सेवर जो फंड है वो ये दो फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और अगर उनको रेगुलर जाना है या डायरेक्ट जाना है वो निश्चित कर सकते हैं। अगर कोई वो अपने खुद से यानी डू इट योरसेल्फ जैसे DIY मोड होता है वहां से अगर वो काफ़ी कंफर्टेबली कर रहे हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हैं बार बार, तो डेफिनेटली डायरेक्ट में वो जा सकते हैं। और पोर्टफोलियो में ELSS डेफिनेटली टैक्स सेवर का तो काम करता ही करता है, और उसका जो नेचर होता है, कैटेगरी जो होती है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होती है। तो अनुमान 5-7 साल तक अगर वो टैक्स सेवर फंड में निवेश करते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा फायदा उनको हो सकता है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होती है, डाइवर्सिफाइड होता है, और अगर वो टैक्स सेवर ना रखकर कोई एक ओपन एंडेड में भी जाते हैं तो भी एटलीस्ट वो 5-7 साल का वो टारगेट रखकर उनका पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यह सजेशन आपके लिए दिया गया है, आप के पोर्टफोलियो को लेकर उसके हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। बलविंदर हैं अगले कॉलर हमारे साथ। बलविंदर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, बलजिंदर सिंह बठिंडा पंजाब से बोल रहा हूँ। बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरा सवाल ये है कि मेरे पास 3 SIP हैं, पारंपरिक 4000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 3000, ICICI पोटेंशियल 2500 रुपए। ओके। मेरा टारगेट ये है कि 15 साल में 50 लाख का उस टाइम का, जो उस टाइम 50 लाख की वैल्यू होगी वो एक्यूमुलेट हो पाएगा। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं तो आप एप्लीकेशन के जरिए SIP कर रहा हूँ तो क्या वो सेफ है, या कोई इससे अच्छा और कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम कर सकते हैं। आपकी फिलहाल जो SIP चल रही है वो 3 फंड्स में है, करेक्ट। यस। पर ओके, और 1.25 लाख के आसपास के पोर्टफोलियो वैल्यू है, और आपका सवाल है 50 लाख रुपए आपको चाहिए 15 साल में। ठीक है, क्या सजेशन लगे इनके पोर्टफोलियो को लेकर, इनके SIPs चॉइसेस को लेकर विरल। देखिए, पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि उनका जो टारगेट है वो काफ़ी आसानी से वो हासिल कर पाएंगे। टेन्योर भी काफ़ी बड़ा है, और जो अमाउंट वो टारगेट कर रहे हैं वो उनकी जो SIP अमाउंट है, अगर वो निवेश इतना 15 साल तक कर रहे हैं और 12% से भी मैं अगर उसको जोड़ता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कि 12% अगर अनुमान रिटर्न आता भी है म्यूचुअल फंड में यहाँ से, तो डेफिनेटली वो अपना टारगेट तो आसानी से हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो उनके 3 फंड है वो 3 फंड में से मुझे सिर्फ एक उनको सेक्टोरियल फंड्स के बारे में बताना है। जो IT सेक्टर का फंड उन्होंने लिया हुआ है ICICI का। सेक्टोरियल फंड काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, उनका टारगेट काफ़ी लंबा है, तो डेफिनेटली वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं। बट IT सेक्टर, एक जो ये सेक्टोरियल फंड्स होते हैं, IT सेक्टर पर्टिकुलरली काफ़ी वॉलेटाइल और एक रिस्क लेकर चलता है, और काफ़ी देखने जाए तो अभी देखिए, अभी का ही मौका देखिए जहाँ पे IT के जो कंपनीज के स्टॉक्स जो है उसके रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से IT सेक्टर थोड़ा सा एक वॉलेटाइल वाला सेक्टर होता है। अगर आपको सेक्टोरियल फंड में ही निवेश करना है तो यहाँ से या तो बैंकिंग का कोई एक फंड वो ऐड कर सकते हैं, या तो कोई कंजम्पशन थीम जो FMCG सेक्टर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये 2 सेक्टर एक ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं कोई भी इकोनॉमी के लिए। डेफिनेटली IT भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही है, बट मेरा यहाँ पे ये कहना है कि इन कंपैरिजन बैंकिंग और FMCG से IT सेक्टर थोड़ा सा वॉलेटाइल ज़्यादा होता है। तो अगर आप बैंकिंग या तो कंजम्पशन थीम या तो FMCG स्टॉक्स वाले कोई ऐसे सेक्टर वाले फंड, अगर आपको सेक्टोरियल फंड ही चुनना है तो वैसा देख सकते हैं। ICICI का एक थीमेटिक फंड है जो एक सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्टर्स में से वो निवेश करता है, तो वो भी एक आप फंड देख सकते हैं। बट हालांकि टारगेट की बात है तो वो आप आसानी से हासिल कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। अगले कॉलर से बात करेंगे अब, और अगले कॉलर सवाल पूछने के लिए हमारे साथ बहादुर नेगी हैं। बहादुर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ पिछले अराउंड 7-8 सालों से। अराउंड 23,000 रुपए मंथली में इन्वेस्ट करता हूँ उसमें म्यूचुअल फंड में। अब मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जो भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं वो पर्टिकुलर लगता तो किसी स्टॉक पे है, तो मेरा ये जानना था जो कंपनी डिविडेंड देती है उनका क्या फायदा म्यूचुअल फंड धारकों को होता है इसमें।
ओके। और जो आपने फंड्स लिए हैं वो भी बता दीजिए साथ साथ। ये आपकी जो SIP अमाउंट है टोटल वो कितनी चल रही है और कब से कर रहे हैं? मैम 23,000 की SIP है मेरी। मैं पिछले 7-8 सालों से इन्वेस्ट करता हूँ। बीच में मैंने हालांकि कुछ रिडेम्पशन भी करा था। इसमें मेरा एक्सिस ब्लू चिप फंड है 10,000 का, और L&T मिड कैप फंड में मेरा 7,000 रुपये जाता है, और 5,000 रुपये मेरे जाता है कोटक मल्टी कैप फंड में। ओके, ठीक है। तो इनका सवाल आपने सुना। फिलहाल इनके 4 लाख के आसपास के पोर्टफोलियो वैल्यू, 23,000 की SIP, एक्सिस ब्लू चिप 10,000, L&T मिड कैप 5,000, कोटक मल्टी कैप 7,000। लेकिन सवाल इनका वो है कि जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं उसका फायदा म्यूचुअल फंड्स को मिलता है क्या? तो बताइए इनके सवाल पर भी आपकी राय। पहला तो ये जो उनका क्वेश्चन है, डेफिनेटली उसका फायदा मिलता है, बट उसका फायदा है वो मिलता है वो इनडायरेक्टली मिलता है, डायरेक्टली नहीं मिलता है। जो भी डिविडेंड, जो भी, अगर आप कोई भी मान के चलिए कि अभी उनका ही पोर्टफोलियो की बात करें, एक्सिस ब्लू चिप में उन्होंने निवेश किया है, और एक्सिस ब्लू चिप में जो भी स्टॉक्स होंगे, मान के चलिए 80 स्टॉक्स 100 स्टॉक्स होंगे अगर वो पोर्टफोलियो में, तो जो भी वो स्टॉक्स में जिन्होंने भी डिविडेंड डिक्लेयर किया, वो स्टॉक्स ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो डेफिनेटली जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो स्टॉक्स से जरिए उनको डिविडेंड आता है, पर वो डिविडेंड की जो इनकम होती है वो उसका जो फंड का AUM होता है उसके अंदर वो ऐड होता है, और इनडायरेक्टली जो NAV होती है उसके ऊपर उसका वो रिफ्लेक्शन आता है, वो दिखाया जाता है कि वो NAV से जोड़कर वो फंड की एप्रिसिएशन को दिखाया जाता है। तो डेफिनेटली डिविडेंड का फायदा मिलता है, बट वो डायरेक्टली नहीं मिलता है, वो इनडायरेक्टली मिलता है, जो उनका क्वेश्चन था। रही बात उनके फाइनेंशियल गोल्स की और जो प्लानिंग की है, तो उनका जो एक टारगेट था, उन्होंने कहा कि भाई उनको 5 साल में 1 करोड़ हासिल करना है। तो जिस हिसाब से वो अभी फिलहाल निवेश कर रहे हैं, वो निवेश के हिसाब से वो टारगेट तो हासिल नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट उनको यहाँ से 1,10,000 की SIP अगर वो करते हैं, बढ़ाते हैं, टोटल 1,10,000 की SIP बढ़ाते हैं, तो ही वो टारगेट वो 5 साल में 1 करोड़ का हासिल कर पाएंगे। अभी जो कर रहे हैं निवेश, उसके हिसाब से अगर 5 साल में वो करीबन 25 से 26 लाख वो जुटा पाएंगे, 10% 12% का भी मैं अगर अनुमान यहाँ से लेकर चलता हूँ, तो कम से कम 25 से 26 लाख वो जुटा पाएंगे इन आने वाले 5 सालों में। ओके, चलिए ठीक है। तो ये सजेशन दिए गए हैं आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और उसके हिसाब से आप अपने फर्दर गोल्स भी सेट कर सकते हैं। SIP तो आपको बढ़ानी पड़ेगी अपने टारगेट को हासिल करने के लिए, लेकिन डिविडेंड का फायदा जरूर मिलता है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में मिलता है। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के पर कुछ और क्वेश्चंस को शामिल करेंगे शो में। विरल भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं, फिर वापस आते हैं। भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं फाउंडर मनी मंत्रा से आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगले कॉलर से कनेक्ट करते हैं। RS राठौर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। राठौर साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम नमस्कार। मैम मेरी 6 SIP चली है। नमस्ते। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की 1,000, क्वांट स्मॉल कैप की 1,000, PGN इंडिया की 1,000, क्वांट टैक्स की 1,500, विराइट टैक्स की 1,500, क्वांट टैक्स की 1,000। मैं चाह रहा था कि ये मेरा पोर्टफोलियो ठीक है, तो आप कि इसमें कोई चेंजेस करना है। आपकी भी टोटल SIP फिर 5,000 रुपए महीने की SIP है ना आपकी टोटल? अभी फिर 6 फंड्स है, करेक्ट? जी 5,000 की SIP है, 6 फंड्स है, जिसमें 4 फंड्स में 1,000 डाल रहे हैं, 2 फंड से 500 रुपए। अब बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा ये था कि ये पोर्टफोलियो ठीक है कि 22 साल में 1 करोड़ अचीव हो जाएगा, और दूसरा ये कि एक मल्टी कैप ऐड करना चाह रहा हूँ, तो वो बताइए कौन सा ऐड करूं? ठीक है, तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो देख लीजिए विरल। निप्पॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, PGM इंडिया मिड कैप, क्वांट टैक्स सेवर, मिराई टैक्स सेवर, क्वांट एक्टिव फंड। 6 फंड्स रखे इन्होंने 5,000 रुपए महीने के लिए। थोड़ी फंड के लिए ज्यादा है कंपैरेटिवली अमाउंट के। अब 10% ये एनुअली इंक्रीज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स अपनी, ये इनकी स्ट्रैटेजी है, और टारगेट लेके चल रहे हैं 1 करोड़ का 22 ईयर्स में। एक मल्टी कैप ऐड करना चाहते हैं। तो पहले तो इनके पोर्टफोलियो पर अपनी राय दीजिए, ठीक है इसको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है? देखिए दीपाली जी, डेफिनेटली पोर्टफोलियो में मुझे 2 स्मॉल कैप दिख रहे हैं, 2 टैक्स सेवर दिख रहे हैं, तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि उनको मल्टी कैप ऐड करना है, तो डेफिनेटली वो मल्टी कैप ऐड कर सकते हैं। क्वांट का एक्टिव फंड जो मल्टी कैप है वो मल्टी कैप वो ऐड कर सकते हैं। पर यहाँ पे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने की ज़रूरत है। एक स्मॉल कैप रखिए आप, टैक्स सेवर भी एक ही रखिए, फ्लेक्सी कैप आप ऐड कर सकते हैं, मल्टी कैप ऐड कर सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप आप आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर ये सारे कैटेगरीज रादर देन कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी के 2-3 फंड या दूसरे कैटेगरी के 2-3 फंड तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड नहीं कहलाता है। तो डाइवर्सिफाइड करने के लिए सारे कैटेगरीज के अगर आप फंड रखते हैं तो आपको डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा, और जो इस हिसाब से मार्केट में वॉलेटिलिटी या जो भी पोटेंशियल एप्रिसिएशन होने के चांसेस होते हैं उसमें भी आपको फायदा हो सकता है। तो डेफिनेटली सजेशन तो यही है कि आप मल्टी कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांट का एक एक्टिव फंड है वो आप देखिए, और या तो लार्ज एंड मिड कैप या फ्लेक्सी कैप भी ऐड कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। रही बात जो अमाउंट की वो एसआईपी कर रहे हैं उससे, तो डेफिनेटली वो 22 सालों में उनका 1 करोड़ का जो टारगेट है वो 12% अनुमान से मैं यहाँ से लेकर चलूँ तो आराम से वो हासिल कर पाएंगे। करीबन 1,75,00,000 वो हासिल कर पाएंगे 22 सालों में 12% अनुमान से, अगर यही एसआईपी अगर वो कंटिन्यू करते हैं। बट टैक्स सेवर एक ही फंड रखिए और कोई भी कैटेगरी के 2 या 3 फंड अपने पोर्टफोलियो में ना रखें। ओके चलिए, तो आपको सजेशन दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब फटाफट से पूछ लेते हैं टॉप 4 फंड्स विरल के जिनके साथ आप अपने पोर्टफोलियो क्रिएशन कर सकते हैं अगर अब तक आपने पोर्टफोलियो नहीं बनाया है तो। बताइए विरल, आपके टॉप 4 फंड्स कौन से हैं? हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि जिस हिसाब से मार्केट की पोजीशन हो रही है, वॉलेटिलिटी या एप्रिसिएशन के चांसेस होते हैं, तो मार्केट काफ़ी कुछ अभी 2-3 महीनों में काफ़ी एप्रिसिएशन हुआ मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में। यहाँ से मैं क्वांट फ्लेक्सी कैप, महिंद्रा मल्टी कैप, इडलवाइस का लार्ज एंड मिड कैप और कैनरा रोबेको कंजम्पशन सेक्टोरियल फंड है। यहाँ से कंजम्पशन थीम डेफिनेटली इन्फ्लेशन अगर इज डाउन होता है यहाँ से तो कंजम्पशन थीम काफ़ी अच्छी चल सकती है। तो ये 4 फंड, एक तो क्वांट फ्लेक्सी कैप, महिंद्रा मल्टी कैप, इडलवाइस लार्ज एंड मिड कैप और कैनरा का कंजम्पशन फंड। ओके चलिए, तो ये हैं विरल के टॉप 4 फंड्स, क्वांट फ्लेक्सी कैप, महिंद्रा मल्टी कैप, एडलवाइज लार्ज मिड कैप और कैनरा रोबेको कंजम्पशन। शुक्रिया विरल आने के लिए शो में, सभी व्यूज शेयर करने के लिए, कॉलर्स की क्वेरीज पर, साथ ही अपने पिक्स भी बताने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।